हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में, जो कि हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं अपनी क्या एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक हमारे कीमोथेरापेटिक एजेंट होते हैं जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या तो टोटली उनको किल करते हैं। बेसिकली इसको दो टाइप से, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि रोक देना और साइडल का मतलब होता है किल कर देना। तो सिंपली ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में जान ली थी और शुरू से जानते आ रहे हैं। तो सिंपली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेट्रासाइक्लिन, जिसको हम जानते हैं टीसीएस के नाम से। अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल ट्रेनिंग की होगी तो अधिकतर डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, खास करके कोविड की केसेस में वो सीधा लिख देते हैं टीसीएस। अब टीसीएस में आपकी टेट्रासाइक्लिन आ गई, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन आ गई, डॉक्सिलामाइन आ गई, ठीक है, डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन आ गई। ये सारी जो ड्रग हमारी होती है टेट्रासाइक्लिन की होती है। आपने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा। तो बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन का मतलब होता क्या है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल, जैसे आप जानते हैं ना कि ये वाली जो साइकिल है बेंजीन रिंग साइकिल। और इनका मतलब होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब होता है क्या कि उस डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव का मतलब आप समझिए कि डेरिवेटिव क्या होता है? उसी से संबंधित दूसरा पदार्थ होते हैं जिसका जो केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस कुछ थेरापेटिक इफेक्ट उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, डॉक्सिलामाइन के बारे में, सॉरी टेट्रासाइक्लिन के बारे में। तो सिंपली अगर आपको मैं एक ड्रग दिखा रहा हूं, इस ड्रग को अगर आपको याद हो तो कोविड की केस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग डॉक्सीसाइक्लिन थी, ठीक है ना। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारी टेट्रासाइक्लिन ड्रग है। तो बेसिकली हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर टेट्रासाइक्लिन देखिए 1 2 3 4 ए बी सी डी या ए बी सी डी हिसाब से आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? टेट्रासाइक्लिक रिंग है, ठीक। अब यही हमारी क्या है? बेसिक मॉलिक्यूल। यही चारों रिंग हमारे साथ में हर एक ड्रग में चलेगी। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसको एक नाम से और जानते हैं ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासिन। अब ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासिन का मतलब क्या होता है ये अभी हम आगे चलते हैं जब स्टीरियोकेमिस्ट्री में। बेसिकली हमारा ये बेंजीन हो गया, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। 3 रिंग आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रासिन। 2 रिंग आपका नेप्थलीन और 4 रिंग आपका क्या हो जाता है? नेप्थासिन हो जाता है। ऑक्टाहाइड्रो आया कैसे, ये अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप समझेंगे। तो आइए बात करते हैं जो टेट्रासाइक्लिन के बारे में, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक होती है जो कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोविड-19 ले लीजिए। खास करके ये हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्रति, स्ट्रेप्टोमाइसिस के प्रति ये ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो वही जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो टेट्रासाइक्लिस होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपको जस्ट सेकंड वीडियो में थर्ड वीडियो में बताया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि वो एक से ज्यादा स्पीसीज पे काम करे। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस आ गए, स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, टेलोफाइगोकोकस आ गया, ठीक है। इन सब पे जो काम करती है उनको बोलते हैं, इस सब ड्रग को हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि वाइड वैरायटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रति क्या करते हैं? अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट टू टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, मतलब जो शुरुआत की सबसे पहली टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो थी क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का मतलब क्या हो जाएगा? उसमें क्लोरीन लिंक जुड़ी होगी, जो कि आपको मिलता है कहां से? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफैसियंस नामक बैक्टीरिया से मिलता है। दूसरा आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसियस से मिलता है। ये हमारे क्या है? कल्चर मीडिया के द्वारा प्रिपेयर किए गए बैक्टीरिया है, ठीक है। अदर सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल टेट्रासाइक्लिन जैसे मेथासाइक्लिन आ गया, डॉक्सीसाइक्लिन आ गया, जिसका मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया डॉक्सीसाइक्लिन है, मिनोमाइसिलिन होगा, ठीक है। ये जो मिनोमाइसिलिन है ना, ये बहुत ही अच्छी दवा होती है। मतलब इसका काम जो होता है ना कि मतलब ये इसका जो एलिमिनेशन होता है ये टीयर से एलिमिनेट होती है। मतलब मेनली ये इसका कुछ अमाउंट टीयर से एलिमिनेट होता है, जो कि आपके सलाइवा में फिर से जाता है और फिर से आपको वही दोबारा एक्शन देने की कोशिश करता है। इसलिए मिनोसाइक्लिन को एक पोटेंट ब्रांड ड्रग में रखा गया है। आगे बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि कब इसके साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले 1940 में बेंजामिन मिंगे डगर, ठीक है, ये कहते हैं हेड ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। इन्होंने आइडेंटिफाई किया जो टेट्रासाइक्लिन है वो गोल्डन कलर सॉइल से फर्मेंटेशन विधि के द्वारा इसको आइसोलेट किया गया। अब बात आती है कि जो अभी हमने देखा स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफैसियंस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, ये हमारे किस टाइप के बैक्टीरिया है? तो ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले 1940 में बेंजामिन साहब ने ये देखा कि जो हमारी गोल्डन कलर की सॉइल होती है, सॉइल का मतलब मिट्टी, ठीक है, उसको अगर हम फर्मेंटेट कर दे, फर्मेंटेट का मतलब क्या होता है कि उसको सिंपली बोले तो सड़ा दे। सड़ाने का मतलब समझ रहे हैं कि आप कुछ दिन के उसके लिए रख दे जिसकी वजह से उसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस होने लगे। ये फर्मेंटेशन हम बायोटेक्नोलॉजी में इसको ब्रीफ में देख रहे हैं इस समय, ठीक है। उससे आपको क्या मिल रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिस
एरोफेसियंस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस आपको मिल रहा है। तो सिंपली अब अगर आप ये कहें कि जो हमारी टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक है वो हमको मिल का रही है गोल्डन कलर के मिट्टी या सॉइल से मिली है, तो कोई गलत होगा नहीं, गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं रॉबर्ट बैकवुड। इन्होंने क्या किया था कि इस जो टेट्रासाइक्लिन की रिंग थी इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था। अब मॉडिफाइड करने का मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो सिंपली जो सबसे पहली सब्स्टिट्यूटेड या एडिक्टेड हमारी जो ड्रग थी कौन सी टेट्रासाइक्लिन की, वो कौन सी थी, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो कि बहुत ही कामगार यूज है। एक यूज ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ, कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जैसे आपको माउथ अल्सर होता है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं उसके पास क्या होता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की एक इंजेक्शन होती है, वो सिंपली भरेगा और आपके माउथ में डाल देगा। इंटरनल नहीं डालेगा वो, मतलब आप उसको इनटेक नहीं करना। अगर जीआईटी में चला गया तो आपको क्या जाएगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो सिंपली आपके माउथ के अराउंड रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो एनास्थेटिक एजेंट के तरीके से काम करता है। मतलब कहने का कि आपकी जीभ जो वगैरह है ना, ठीक है, वो पत्थर के तरीके से हो जाती है। तो आपको जो अल्सरेशन के कारण दर्द हो रहा होता है या कुछ भी टाइप का जो महसूस हो रहा होता है कि आप खा नहीं पाते, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मिर्ची भी खा लेंगे तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सबसे मेन किसका यूज हो गया, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट इसके हिस्ट्री के बारे में बात और करते हैं, एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो हमारे चार्ली स्टीफेंस थे इन्होंने डॉक्सीसाइक्लिन जो कि कोविड-19 की सबसे मेन ड्रग एजिथ्रोमाइसिन के साथ ली जा रही थी, इन्होंने इसका क्या क्या डिस्कवरी की। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। सिंपली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिक रिंग है, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग या चौथी रिंग, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं या ABCD के हिसाब से बोल सकते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे यहाँ पर आप समझ लीजिए। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले जो पोजीशन आपकी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पोजीशन आपकी कौन सी रखी गई, ये वाली रखी गई, 1 2 3 4। तो गिनती हमने कहाँ से शुरू की, 1 2 3 4, ये हो गया। उसके बाद 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये आपका 12 रिंग हो गई। अब देखिए ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, हमारा ये सब छूटते जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पे तो ये आपका क्या जाएगा, 5 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका 6 अल्फा हो जाएगा, ये आपका 7 अल्फा हो जाएगा, ये आपका 10 अल्फा हो जाएगा, ये आपका 11 अल्फा हो जाएगा, और ये वाला जो आपका, ठीक है, ये वाला आपका दिख रहा है, ये आपका 1 अल्फा हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई। तो इसकी बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर होते हैं हम कुछ इसी टाइप से करते हैं। जितने भी हमारे जहाँ पे जॉइंट्स कार्बन है वहाँ पर हम अल्फा लेकर चलेंगे, और बाकी की सारी जो हमारी कार्बन की गिनती है उसको 1 2 3 के हिसाब से लेकर के चलेंगे। वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे आप इसकी गिनती स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर टोटल 12 कार्बन की चेन और अल्फा भी हमारे एडिशनल यहाँ पे होंगे। तो इसका सिंपली हम इसका जो नॉमेनक्लेचर करना चाहे तो 4s 6s 12s, ये कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं 4 डाइमेथाइल एमाइडो। अब यहाँ पर आपको 4 ढूंढना है। यहाँ पर चौथी कार्बन की पोजीशन ये यहाँ पे रही, यहाँ पर डाइमेथाइल एमाइनो 1 2, ठीक, ये आपका हो जाएगा डाइमेथाइल। उसके बाद एमाइनो नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, किसके साथ, एक हाइड्रोजन NH2, तो डाइमेथाइल एमाइनो हो गया ये। उसके बाद इसी रिंग में देखिए किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद 6th पोजीशन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा। जब कोई आप ड्रग लेंगे तो ड्रग में यहाँ पर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। 10वें पोजीशन पे देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 12वें पोजीशन पे देखिए एक हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे देखिए 12 अल्फा पे देखिए आपको एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल कितने हो गए, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। तो 3 6 10 12 अल्फा, अल्फा का मतलब ये वाला, ठीक है, 12 अल्फा पेंटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब 4 डाइमेथाइल मतलब चौथी पोजीशन पे डाइमेथाइल ग्रुप, साथ में अमाइनो ग्रुप, ये हो गया। उसके बाद 3 6 10 12 अल्फा, ठीक है ना, 3 6 10 12 अल्फा। देखिए OH यहाँ पर भी ड्रग में OH होता है, ठीक है, सिंपली हर जगह पे, और यहाँ पर आपका OH, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटा हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद 6 मेथाइल, इस छठे पोजीशन पे R2 की जगह पर आपका मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोला गया 6 मेथाइल। ठीक है, 111 डाइऑक्सो, पहली पोजीशन पे देखिए आपका कीटोनो ग्रुप लगा हुआ है, और हमारे यहाँ पे 11वें पोजीशन पे क्या लगा, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो 111 डाइऑक्सो। इतना समझ में आया। उसके बाद 144 अल्फा 5, देखिए यहाँ पर आपको
आपको फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद फोर्थ पोजीशन, उसके बाद 4 अल्फा पोजीशन, उसके बाद 5 पोजीशन, 5 अल्फा पोजीशन, 6 पोजीशन, उसके बाद 11 पोजीशन पे आप देख सकते हैं एंड 12 अल्फा में ऑक्टाहाइड्रोटेट्रासीन रिंग लगी हुई है। कैसे लगी हुई है ये देखिए। सिंपली अगर यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो ये बेंजीन की रिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 रिंग लगी होती है। अगर हम इस कीटोन ग्रुप को हटा दें, इसको हटा देंगे तो हमारी क्या जाएगी, यहाँ पे 2 रिंग लगी होती है और सिंपली यहाँ पे भी हमारी 2 रिंग, यहाँ पे भी 2 रिंग। लेकिन यहाँ पे हमको टोटल कितनी 4 रिंग एब्सेंट दिखाई दे रही है। कैसे एब्सेंट दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमारी 2 रिंग, यहाँ पे 2 एब्सेंट, यहाँ पे हमारी 2 रिंग एक लगी हुई, एक एब्सेंट, और यहाँ पर हमारी 2 रिंग होनी चाहिए, एक एब्सेंट। ठीक है, टोटल रिंग हमारी क्या हो गई, 4 रिंग एब्सेंट हो गई। तो सिंपली हमारा 4 हमारी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो अगर हम एक की बात करें, वैसे ये वाला जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो टोटल कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एक डंडी के पीछे हमारे कितने टोटल 2 हाइड्रोजन आए। अब 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 4 दूना 2 चौके 8, तो टोटल हमारा क्या जाएगा, ऑक्टाहाइड्रो हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे जो बताया गया ऑक्टाहाइड्रो, तो 8 का मतलब क्या होता है, ऑक्टा होता है कि नहीं होता है, और हाइड्रोजन हमारा गायब हुआ तो इसका मतलब क्या था, ऑक्टाहाइड्रो। और टेट्रासीन का मतलब क्या है कि चारों रिंग एड टू कार्बोक्सीमाइड। और यहाँ पर आप सेकंड पोजीशन पे देख सकते हैं कि CH2 CONH2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में हमारा एक एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या जाएगा, 2 कार्बोक्सीमाइड। देखिए यहाँ पे ये नोमेनक्लेचर भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसके बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो अगर इसमें आप टोटल कार्बन जोड़ेंगे तो 22 आएगा, हाइड्रोजन 24 आएगा, N2O8 इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली इसकी केमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों सेम टाइप से है, इसलिए मैंने दोनों एक ही में डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप टेट्रासाइक्लिन की रिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, मतलब स्ट्रक्चर यूनिट, ना कि स्ट्रक्चर। सिंपली बोले तो स्ट्रक्चर यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट से मिलकर के हमारे कई सारे यूनिट बनते हैं और कई सारी यूनिट मिलाकर हमारा क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे आप मकान घर बनता है आपका, तो घर बनाते वक्त जो आपकी ईंटें लगती है, तो ईंटें क्या होती है, यूनिट होती है, और जब कई सारी ईंटें आपस में जोड़ दी जाती है तो आपका क्या बन जाता है, मकान बन जाता है। उसी प्रकार से जो आपका टेट्रासाइक्लिन रिंग है, इसमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब इसका जो घर बनाने के लिए जो ईंटों का काम होता है, ठीक है, वो कितनी होती है, टोटल 3 होती है। ठीक है, जो कि आपकी टेट्रासाइक्लिन रिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले रिंग की। तो यहाँ पे आप जैसे रिंग को आगे चलते जाएंगे वैसे उसका pKa भी बदलता जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी पहली रिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमोनियम कटायन की सिंपली आपका N ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, NH। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 अगर आपकी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा सिंपली NH3 आ जाएगा, तो हमारा अमोनियम कटायन ग्रुप हो जाएगा, और जिसका जो pK होता है 9.3 to 9.5 के करीब में होता है। सिंपली ये हर ड्रग में मौजूद आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी रिंग जो आप देख सकते हैं कि ये वाली रिंग जो आप देख सकते हैं, ये फिनोल डाइकीटोन की, देखिए डाइकीटोन यहाँ पे लगा हुआ है, 2 कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, साथ में आपका एक फिनॉल की रिंग, मतलब ये ऑक्सीजन और OH ग्रुप लगा हुआ है एक फिनॉल की रिंग के साथ में। ठीक है, तो ये सिंपली देखिए, अगर इसको हम यहाँ से जोड़ दें, अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा के इसको जोड़ दें सिंपली, तो आपको क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो ये हमारे क्या जगह फिनॉल डाइकीटोन, जिसका जो pKa वैल्यू होगा 2.8 to 3.3 के करीब में होगा। उसके बाद ट्राई कार्बोनिल मेथेन। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होता है, देखो यहाँ पर भी हमारे मेथेनिक ग्रुप, आपको अभी जस्ट बताया मेथेनिक ग्रुप लगे होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, सिंपली इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोनिल मेथेन ग्रुप, जिसका जो pKa वैल्यू होता है 7.8 to 7.7 के करीब में होता है। अब इसकी एपीमेराइजेशन के बारे में बात करते हैं। एपीमेराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कायरल कार्बन, जैसे कोई स्ट्रक्चर, जैसे एक टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक कार्बन ऐसा होगा जो कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप समझ लीजिए, सिंपली इसको लिखेगा और आगे चलेंगे तभी भी एपीमेराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेट्रासाइक्लिन के बारे में, क्योंकि अगर एपीमेराइड फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो उसकी स्टेबिलिटी होगी, उसकी पोटेंसी होगी, उसकी ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होगा, सबका सब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमको एपीमेराइड फॉर्म नहीं चाहिए। तो सिंपली हमारा कार्बन नंबर 4 पे पोजीशन पे देखा जाता है। कैसे देखा जाता है ये सिंपली हम इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन की रिंग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे वो तो आगे ड्रग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एपीमेराइजेशन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन ग्रुप के साथ डाइमेथाइल, ठीक है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन ग्रुप के साथ 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये 2 CH3 ग्रुप को आप सिंपली इस टाइप से लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन CH3 सिंपली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, H3 मतलब अगर देखिए एक चीज और भी यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर H3 लिखा, मतलब N लिखा, CH3 लिखा,
और यहाँ पर आपने H3C लिखा, ये लिखा, अगर आपने गलती से भी NCH3 और यहाँ भी CH3 लिख दिया तो ये जो हो जाएगा आपका इपीमेराइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर होगा उस टेट्रासाइक्लिन का वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको H3C ही लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपको टेट्रासाइक्लिन की रिंग देखने को मिली। अब क्या होता है कि ये वाला जो H3C की रिंग है ये उठ के नाइट्रोजन के दाई तरफ आ जाती है। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के स्ट्रक्चर सेम है। सिंपली क्या हुआ कि ये जो H3C था ये उठ कर इधर CH3, मतलब दोनों तो मेथेन ग्रुप है लेकिन इपीमेराइड फॉर्म होकर ये CH3 ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इपीमेराइडेशन फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको जस्ट बोला कि अगर आप कोई भी टेट्रासाइक्लिक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप सीधा H3C ही लिखेंगे, ना कि CH3 इस वाली पोजीशन पे लिखेंगे। ऊपर वाला तो CH3 सही रहेगा लेकिन जो आप इस बाईं साइड में लिखेंगे वो H3C ही लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो ड्रग होगी उसकी जो एक्टिविटी होगी वो लेस हो जाएगी। एक्टिविटी लेस होने का मतलब क्या है कि वो ड्रग आपकी बेकार हो जाएगी, इसी को बोलते हैं एपीफॉर्म। ठीक है, ये बात आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी बात आती है चिलेशन विद द मेटल। आपने ये सुना होगा कि जो ड्रग होती है इसको हम दूध के साथ नहीं ले सकते। बहुत बार आपने सुना होगा आपको डॉक्टर क्या कहते हैं, जब कोविड का केस था तो आपको दूध पीने को मना करता था। क्यों मना किया? आप ना इसको चाय से ले सकते हैं ना दूध से ले सकते हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन एनीमिया वगैरह है तो अगर आप एनीमेटिक हैं उसकी दवा चल रही है तो भी नहीं ले सकते हैं। या सिंपली अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी चल रही है उसमें आप सैलिसिलेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे एस्पाइरिन ड्रग आ गई, फॉस्फेटेट ड्रग हो गई, सिट्रेट ड्रग हो गई। ठीक है, जैसे आपको थायोरिया कहाँ पे, मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, जैसे प्रोटीन वगैरह की कमी हो गई तो उसके साथ में आप ये ड्रग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये क्या करते हैं, चिलेशन कर लेते हैं। चिलेशन करने का मतलब क्या होता है कि वो मेटल के साथ में जाके कंबाइंड हो जाएगी और कंबाइंड होने के बाद वो जो ड्रग होगी आपकी उसको क्या कर देगी, इनएक्टिव हो जाएगी। और इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि आपने जिस पर्पज से वो दवा ली थी वो तो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिला और ये जो ड्रग होगी आपको इनसोल्यूबल फॉर्म में मेटल कॉम्प्लेक्स में एलिमिनेट कर दी जाएगी। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन की एक रिंग है। ठीक है, इस टेट्रासाइक्लिन रिंग में देखिए यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप था वो ऑक्सीजन में चेंज हो गया और जो आपने जिंक लिया, चाहे फेरस लिया, चाहे जिंक लिया, चाहे कोबाल्ट लिया या सैलिसिलेट, एस्पाइरिन वगैरह लिया, फास्फोडेज लिया, वो ग्रुप आके इस दोनों ऑक्सीजन से जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा और यही हमारा क्या जाएगा, चिलेशन हो जाएगा। अब चिलेशन होने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके बॉडी में ना वो टॉक्सिसिटी कॉज कर पाएगा, ना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो होगा, ना उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो शो होगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा और फिर से इंट्रा हिपेटिक रिसर्कुलेशन में जा करके ये लीवर के द्वारा बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, टेट्रासाइक्लिन वगैरह ड्रग होती है इसको हम मिल्क के साथ या किसी भी हीमोडायनेमिक की जितनी भी ड्रग है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेक्स्ट्रान वगैरह आ गई, ठीक है, या आपकी जो भी ड्रग यूज की जाती है खून को बढ़ाने के लिए उन सब में, या ताकत वाली जो ड्रग होती हैं, ठीक है, उन सब में इसका साथ में यूज नहीं किया जाता है। तो सिंपली ये भी बेसिक आपका टर्म कंप्लीट हो गया। अगर आप क्लिनिक वगैरह खोलते हैं तो इतना आप दिमाग में रखिएगा कि डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग आप दे रही है, टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं या क्लोरोटेट्रासाइक्लिन से बैन हो चुकी है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, अब उसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको आपको दूध के साथ में नहीं देना है। अब बात आती है इसके सार की। सार का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी बीवी का भाई होता है, ठीक है ना, बीवी का भाई नहीं, सार का मतलब हो जाएगा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो सिंपली हमारी जो आदत रही है वो हम केमिकल स्ट्रक्चर में ही आपको सार का मतलब समझा देते हैं, वहीं से आप आसानी से सार को लिख जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस ग्रुप से, ठीक है, कार्बोक्सीमाइड ग्रुप से। तो यहाँ पे जो आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके लिए एक्टिविटी के लिए अगर यहाँ पर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जैसे NH2 की जगह हम CH2 लगा दें तो जो इसकी एक्टिविटी हो जाएगी तो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं कि दी NH2 ग्रुप प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 2 पोजिशन इज एसेंशियल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर हम मतलब इफ वी सब्स्टिट्यूट द नाइट्रोजन विद द कार्बन, हैंस CH2 हमने जैसे वहां पे लगा दिया तो जो इसकी एक्टिविटी हो जाएगी वो घट जाएगी। दूसरी बात आती है यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे कि जो CH3 ग्रुप है ये अल्फा ओरिएंटेशन में आपको देखने, मतलब अल्फा, देखिए ये चीज क्या दिखा रहा है, अल्फा ओरिएंटेशन। देखिए अल्फा बीटा जो होता है वो मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक चीज और कंफर्म कर देना हूँ कि आपने बहुत जगह देखा होगा इस टाइप का आपका लगा होता है ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे लगा होता है, कहीं कहीं ऐसा है। तो इस हाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा बीटा और इसका मतलब हो जाएगा अल्फा। इसको बहुत लोग, मतलब बहुत जगह आप लोग को ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब होता है अल्फा। तो
तो सिंपली यहाँ पे अल्फा एपिमाइलेजेशन है जिसको क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को कम करता है। तो अगर सिंपली हम इसको लिखना चाहिए कि अगर हम एपिमाइलाइज फॉर्म इसका देखते हैं वो भी नाइट्रोजन ग्रुप के साथ में, तो इसका जो एक्टिविटी हो जाएगी वो भी घट जाएगी। उसके बाद रिंग नंबर सी में आते हैं। R3 पोजीशन जो होती है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए अगर R2 पे कोई ग्रुप नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन R3 पे चाहे आपका CH3 ग्रुप होना चाहिए चाहे OH ग्रुप होना चाहिए, ये क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ये आपका R2 ग्रुप होता है ये लिपोफिलिसिटी का मतलब, जैसे मैंने आपको शुरुआत में मतलब पहले भी बता चुका, लिपोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपने ड्रग ली, सेल मेम्ब्रेन आपकी किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए लिपिड की ड्रग आपको चाहिए, ठीक है। तो जो लिपोफिलिसिटी होगी वो क्या करेगी, आपके सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्या करेगी, पेनिट्रेट करके अंदर जा सकेगी, इसलिए लिपोफिलिसिटी भी आपकी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद R3 पोजीशन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, ये भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधा सीधा जाकर बैक्टीरियल के सेल वाल को पेनिट्रेट करता है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ सिंपली अमाइनो ग्लाइकोसाइड के तरीके से होता है, जो कि भी हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंपली ये बात हो गई। अब देखते हैं इसके थोड़ा लाइनबद्ध, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा बद्धता तरीके से देखते हैं। तो अगर हम कार्बन नंबर फर्स्ट पोजीशन और कार्बन नंबर थर्ड पोजीशन, मतलब ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो हमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ये एमाइड कार्बोनिल ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट नॉट ओनली NH2, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो NH2 ग्रुप है, ठीक है ना, यही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप समझे कि केवल अगर इस NH2 में अगर इस कार्बन की जगह पर भी आपने कुछ अदर सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तब भी इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद कार्बन नंबर चौथी पोजीशन पे, जैसे जहां पर आपका डाइमेथाइल अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो ज्यूटर आयन फॉर्म होता है, ज्यूटर आयन का मतलब क्या होता है कि उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है। अगर लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी तभी बॉडी से आपकी फीकल मटेरियल के द्वारा ये एलिमिनेट होंगे। अगर डाइमेथाइल अमाइनो ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करके कोई अदर ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी ज्यूटर आयन बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें डिस्टर्बेंस होगी और इसकी लिपोफिलिसिटी सिंपली हमारी यहाँ पे घट जाएगी। उसका नंबर कार्बन नंबर 5 और 5 अल्फा पोजीशन पे अगर हम फॉर्मिल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, तो जैसे डॉक्सीसाइलिन और मेथासाइक्लिन अभी आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो जिसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका बायोएबिलिटी होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो बढ़ जाएगा। उसके बाद कार्बन नंबर 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे जैसे इसकी जो एक्टिविटी हो जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब भाई देखिए हमको एक्टिविटी हाई नहीं चाहिए, अगर ये एंटीबायोटिक है भाई, अगर एंटीबायोटिक क्या करेगा उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो आपके अंदर अच्छे बैक्टीरिया उसको भी मारने लगेगी। इसलिए इसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए हम कार्बन नंबर 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैथाइलिन ग्रुप, अगर हम मैथाइलिन ग्रुप वहाँ पे ऐड करते हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कार्बन नंबर 7 पोजीशन पे हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप अगर लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एनी मॉडिफिकेशन ऑफ एनी, और बाकी के जितने भी आपके बचे मतलब कार्बन नंबर 8, 9, 10, अगर वहां पे कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर दें तो उसकी जो एक्टिविटी होगी वो सिंपली वहां पे आपको घटती ही नजर आएगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा क्या, आपके बीबी के भाई जो लगते हैं मतलब सार, उसका सिंपली ये डेफिनेशन मतलब सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद आते हैं केमिकल डिग्रेडेशन की ओर। सिंपली मैंने आपको जस्ट पिछली वीडियो में बताया था केमिकल डिग्रेडेशन में कुछ मत कीजिए, अगर आपको एक ड्रग का स्ट्रक्चर याद है उस ड्रग के स्ट्रक्चर के बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा केमिकल डिग्रेडेशन। अगर वहां पे कोई हेलोजन लगा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो सिंपली उस सब्स्टिट्यूशन को हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा केमिकल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, और नष्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन कर देना, मतलब अल्ट्रेशन कर देना, लेकिन उस अल्ट्रेशन पे कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट ना करवा। तो सिंपली ये जो हमारा स्ट्रक्चर टेट्रासाइक्लिन का है ये एरियोमाइसिन क्लोर मतलब यहाँ पे क्लोर टेट्रासाइक्लिन का सिंपली स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको लोइड कॉन्वेल रिएक्शन के द्वारा क्लोरीन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब आउट कर दिया जाता है, और सिंपली यहाँ से क्लोरीन आपका हट जाता है, ये बन जाता है टेट्रासाइन डैश क्लोर एरियोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन बन जाता है, ठीक है। ये सिंपली आपका क्या होता है, डिग्रेडेटेड फॉर्म होता है, आपकी बॉडी के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ये पड़ा रहता है। उसके बाद आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसका जो क्लासिफिकेशन हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में सोर्स के आधार पे दिया, और अगर हमारी ये फार्माकोलॉजी में टॉपिक जब आएगा तो वहां पर हम इसको किसके
इसके ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अबाउट पे आपको वहाँ पे बताएंगे। तो सिंपली जो पहला था नेचुरल टेट्रासाइक्लिन, जो हमको सिंपली बैक्टीरिया से मिलता है, कोई भी बिना भी लेबोरेटरी प्रोसीजर किए हुए। इसमें आता है जैसे आपका कौन कौन सा आता है, टेट्रासाइक्लिन। सिंपली आपको टेट्रासाइक्लिन की लिंक बनानी है R1 पोजीशन पे, मतलब H, मतलब ये R1 पोजीशन आपकी गई यहाँ से, इसको आप हटा दीजिए। R2 पोजीशन पे CH3, जहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए। CH3 लगाए, सिंपली सी बात क्या है कि इसकी एक्टिविटी बढ़ी, जैसा कि मैंने सार में देखा। उसके बाद R3 पोजीशन पे OH, यहाँ पे आपका कहना है OH, हमने आपको जस्ट मतलब स्टोरी केमिस्ट्री में बताया था कि इस R3 पोजीशन पे आपका एक, चाहे वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, चाहे आपका CH3 ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा होना चाहिए, तभी ये काम करेगी, तभी इसका जो एक्टिविटी होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल की एक्टिविटी यहाँ पे दिखाएगी। और R4 पोजीशन पे हाइड्रोजन, इसका मतलब R4 पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये अलग, और CH3OH ग्रुप यहाँ पे लगा देंगे तो हमारी क्या जाएगी, टेट्रासाइक्लिन। उसी तरीके से क्लोरोटेट्रासाइक्लिन में हम R1 पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्लोरीन लगा देंगे और बाकी का सेम स्टेट टेट्रासाइक्लिन के तरीके से लिख देंगे तो हमारी जगह मतलब क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। उसी प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में सिंपली हम इस R4 पोजीशन पे OH लगा देंगे और इस R पोजीशन पे H लगा देंगे तो हमारी बन जाएगी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। एंड डेमिलोसाइक्लिन में सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेकंड पोजीशन होती है इसको हम छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे हम कोई भी CH3 हटा देंगे, सिंपल H लगा देंगे, हमारी बन जाएगी क्या, डेमिक्लोसाइक्लिन बन जाएगी। उसके बाद जो सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन, मतलब जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं, मतलब लेबोरेटरी में हम इसको बनाते हैं, जैसे हमारा ये डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन में सिंपली स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार से मैंने आपको जस्ट बताया हुआ, जैसे अभी था R1 पोजीशन पे आपका लगा दीजिए OH ग्रुप लगा दीजिए, R2 पोजीशन पे हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप लगाने की आवश्यकता नहीं है। RH3 पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप। R4 पोजीशन पे आपका क्या रहेगा, H, तो इसका मतलब है डॉक्सीसाइक्लिन। उसी प्रकार से मिनोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन एंड मैक्लोसाइक्लिन ये आपकी ड्रग हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इस R2 पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगाएंगे तो ये वाली जो पोजीशन आपकी होगी, मतलब जो ये R3 पोजीशन होगी, ये हमेशा आपकी हाइड्रोजन, अगर यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगाया तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ में जाएगा, तो इसका मतलब इस वाले ग्रुप पे हमारा कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सिंपली इसका जो लॉजिकली यही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस में दी गई है। सबसे पहले जो ड्रग आती है वो कौन सी होती है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को बनाया कैसे जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। किसकी फर्मेंटेशन, जो गोल्डन कलर की जो सॉइल होती है उसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एरोफेसिस पाए जाते हैं, उसके फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा आपको टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक ड्रग होती है वो बनाया जाता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और 30S राइबोसोम के साथ बाइंड करता है। ये मैंने आपको जस्ट अभी पिछली वीडियो में अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में बताया था कि कैसे हमारी ट्रांसक्रिप्शन से, मतलब हमारे आरएनए से, ठीक है, डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर से मतलब हमारी जो फिर आरएनए बनेगा, फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से फिर क्या बनेगा, हमारा सिंपली प्रोटीन बनता है। लेकिन उसके बीच में जो मैसेंजर आरएनए होता है वो 30S से 50S राइबोसोम के बीच में जुड़ता है, ठीक है। 30S 50S बीच में जुड़ने के कारण वो सिंपली क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। लेकिन जो ये ड्रग होती है, एंटीबायोटिक होती है, वो क्या कर जाता है, 50S की जगह पे जाकर के वो खुद जुड़ जाता है। इसका सिंपली मतलब समझे तो 30S के ऊपर हमारा क्या mRNA, उसके ऊपर हमारा ये टेट्रासाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होने नहीं देगा, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगा तो सिंपली सी बात है कि उसका डीएनए वगैरह अलग नहीं होगा और नए सेल का रेप्लिकेशन नहीं होगा। जब नया सेल नहीं बनेगा तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल एंड टॉपिकल यूज में किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे टेबलेट फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, टेबलेट है, और मेरे पास एक इसका कैप्सूल भी था, ये देखिए, हाँ ये रहा, ये आप देख सकते हैं कैप्सूल है, और ये भी आपका क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन की ही है, मतलब डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 mg और टेबलेट, इसका मतलब ये दोनों फॉर्म में, टेबलेट और कैप्सूल दोनों फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, तो आप कैप्सूल टेबलेट तो ओरल लेते हैं, लेकिन इसका टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जाता है, मतलब स्किन रैशेस वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। हाफ लाइफ इसकी 6 to 10 आवर के अबाउट में होती है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, और इलिमिनेशन इसका केस में होता है, किडनी के द्वारा इलिमिनेट कर दी जाती है बॉडी के अंदर से। उसके बाद इसकी एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो इसमें सिंपली सबसे पहला जो होता है, आपके दांत जो हो जाएंगे पीले हो जाएंगे भाई, समझ लीजिए, ठीक है ना। पीले होने का मतलब क्या, कहीं भी हंसोगे भाई, बत्ती सी दिखाओगे, बत्ती सी दिखाने का मतलब क्या जाएगा, पीलापन दिखाना, ठीक है।
दूसरी चीज, आपकी जो बोन्स वगैरह होगी उसकी एब नॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी, मतलब इम्प्रॉपर ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी और वहां पे थोड़ी एक हड्डी दिखाई देने लगेगी। इसलिए चाइल्ड पेशेंट में हमको देखने को मिलता है कि जो पेशेंट कोविड के 19 में जो हुआ, वहां पर आप देख सकते हैं कि मतलब इस वाली पोजीशन पे, मतलब इस वाले पोजीशन पे उनकी थोड़ी थोड़ी हड्डियां निकल आई है। ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं, उनकी छोटी छोटी हड्डियां थोड़ी सी बढ़ गई है। इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन का मतलब जो टेट्रासाइक्लिन का जो यूज हो रहा था उसको बैन कर दिया गया। बैन मतलब करने का मतलब क्या है, बच्चों पे बैन कर दिया गया। इसको हम किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर को और 10 साल के अंदर के बच्चे को इसको हम नहीं दे सकते हैं। अपॉन टॉपिकल, अगर आप इसको टॉपिकल रूट पे लेते हैं तो आपको ड्राई एंड फ्लश की स्किन, मतलब अगर आप स्किन पर रूट करते हैं तो आपकी जो स्किन हो जाएगी वहां पर ड्राई हो जाएगी और खुरदरी हो जाएगी। यूजेस के बारे में बात करें तो ये इसका कैप्सूल टैबलेट, जैसा कि मैंने आपको जस्ट दिखाया, आइन ऑइंटमेंट इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आते हैं एंड यूज इन प्रोटोजोइक इन्फेक्शन, मतलब जो प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले फीवर वगैरह होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें जो ड्रग आती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में रिसेप्टोमाइसिस राइमोसस के द्वारा बनाया, मतलब इसे बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है 1950 में हुआ था। सिंपली आपके क्या है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन की रिंग है, यहाँ पर आपका CH3OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका OH ग्रुप लगा हुआ, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। और R1 पोजीशन पे आपका H लगा हुआ है। तो इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे पैरेंटल रूट से, IM स्लो लेंगे, मतलब इसका क्या होता है IV रूट से लेंगे वो भी स्लो देंगे, एंड ओरल और टॉपिकल रूट भी आते हैं लेकिन उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 6 से 10 घंटा होता है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है। एलिमिनेशन इसका जो होता है यूरिन एंड बाइल एसिड, इसका मतलब फीकल मटेरियल के द्वारा ये आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका जो एडवर्स एक्शन होता है सीमेंट टेट्रासाइक्लिन का मतलब क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ द टीथ, मतलब आपका जो टीथ होगा वो डिस्कलर्ड हो जाएगा, मतलब पीला पड़ जाएगा, एब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी आपकी बोन्स की। अगर आप इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो GIT डिस्टर्बेंस एंड फोटोसेंसिटिविटी का मतलब क्या था, सन की एलर्जी, जैसे सन मतलब सन रैसेस आपको वहां पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। एंड यूज इन द, उसका यूजेस क्या है, यूज इन द ट्रीट ऑफ द कोलेस्ट्रेडेड वुंड इन्फेक्शन। देखिए कोलेस्ट्राइडल वुड इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कटिंग लग गया, मतलब आपकी क्या सरफेस कट गई, सरफेस कटने के बाद आप 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि वहां पर आपको एक पानी से भरा हुआ थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे छाला टाइप का आपको देखने को मिलेगा, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्राइडल वुंड इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का। एंथ्राक्स में, ठीक है, यूरेथ्राइटिस में, कोलरा में, प्लेग में, फीवर में इसका यूज किया जाता है सिंपली, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। कुछ नहीं, सिंपली जो आपने जस्ट ड्रग देखा, आज की जगह पे अपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, आपके बन गई क्या, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ओरली रूट से इसको लेते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो बहुत ही लो हो जाएगी, इसलिए इसको ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा रूट अपनाया जाता है वो पैरेंटल और ऑप्थेल्मिक। देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा, मतलब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है, आपकी आंखों में लगाने के लिए, जिसको विजन वगैरह की प्रॉब्लम होती है या जिसके आंखों में कीचड़ वगैरह या सिंपली बोले कि रेडनेस वगैरह ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो लोग चश्मा वगैरह यूज करते हैं ना, तो उनको जब चश्मा लगाने जाते हैं तो सिंपली जो डॉक्टर ड्रग आपको डालते हैं, ठीक है, वो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक ड्रग होती है। हाफ लाइफ इसका 5 से 9 घंटे होता है। मेटाबॉलिज्म हिपैटिक, मतलब कहने का क्या है, लीवर में होता है, और मतलब इंट्रोहिपैटिक रीसर्कुलेशन के द्वारा इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। एलिमिनेशन इसका यूरिन और फीकल मटेरियल। एंड थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और सिंपली जो कैट की कंजक्टिविटी होती है उसके ट्रीट करने में लिए इसका यूज, मतलब बिल्ली की कंजक्टिविटी को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। उसके बाद मिनोसाइक्लिन। देखो भाई, ये जो मिनोसाइक्लिन ड्रग है ये पोटेंट ड्रग है, ठीक है, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसका, डोमियोसाइक्लिन का, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं लगाया गया, फर्स्ट पोजीशन पे मतलब R1 पोजीशन पे ये सिंपल जो ये वाला ग्रुप है, यही ग्रुप यहाँ पे, मतलब जो आपका डाइमेथाइल एमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे इसको लगा दिया गया है, ये आपकी बन गई मिनोसाइक्लिन, ठीक है। इसके फार्माकोकाइनेटिक पर ओरली रूट से लिया जाता है। हाफ लाइफ इसकी 11 से 17 घंटा होती है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है। एलिमिनेशन इसका फीकल मटेरियल एंड टीयर्स के द्वारा होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था मिनोसाइक्लिन के बारे में। अभी टीयर्स के माध्यम, अगर टीयर्स से एलिमिनेट होता है तो इसका फायदा क्या होता है अभी हम देखते हैं। बायोबिलिटी इसकी 100% होती है, क्योंकि इसकी बायोबिलिटी 100% क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो लिपोफिलिसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो इसका जो माइल्ड इफेक्ट होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड डिजीनेस वगैरह, हाइपरटेंशन, मेनिंजाइटिस वगैरह इसका एडवर्स इफेक्ट है। अब थेराप्यूटिक यूज, अब यहाँ पे आप समझेंगे कि कैसे। देखिए आपके आंसू गिरते हैं, ठीक, आंसू गिरता है तो अभी आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि अपने दवा तो आंख में डाली, लेकिन आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको जीभ पे उसका स्वाद का होता है कि नहीं होता। झूठ मत बोलना, होता जरूर है, ठीक है। आप कान में डालेंगे तब भी, आंख में डालेंगे तब भी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आखिर वो गले में दवा चली गई।
तो वो क्या होता है कि रिटेन होता है, सलाइवा के माध्यम से रिटेन होता है और फिर से अपना एक्शन शो करता है। तो वही मिनोसाइक्लिन वही ड्रग काम करती है कि ये तो सबसे पहले सम अमाउंट में तो आपकी टीयर्स मतलब फिकल मटेरियल से तो आउट होती है, लेकिन ये कुछ अमाउंट में टीयर्स से एलिमिनेट होती है। क्योंकि ये टीयर्स में चली जाती है लैक्रिमल ग्लैंड में, ये क्या करती है आपके सलाइवा से जाकर के फिर से क्या कहते हैं रिटेन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ज्यादा होगा, इसका साइट ऑफ एक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी इसका काफी देर तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह होती है, मतलब जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। एंड मेनिंजाइटिस वगैरह में देखिए, मेनिंजाइटिस इसका क्या है, माइल्ड इफेक्ट भी है, मतलब थेरापेटिक इफेक्ट भी है और एडवर्स एक्शन भी है। ठीक है, हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मतलब अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव है। एंड यू टू ट्रीट एक्ने, एंथ्राक्स, कोलरा, सिम्फिल्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम जाते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, जो मैंने आपको शुरुआत से दिखा और डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में, जो कि कोरोना के केस में बहुत ज़्यादा यूज की गई हुई ड्रग है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R3 पोजीशन पे आपको सॉरी R4 पोजीशन पे OZ और R3 पोजीशन पे CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया गया है। सिंपली बाकी का स्ट्रक्चर उसी तरीके से है। एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल रूट, IV रूट एंड IM तीनों रूट से लिया जाता है। हाफ लाइफ इसकी 18 से 22 घंटा होती है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में, एलिमिनेशन यूरिन या फेकल मटेरियल में, और इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो 95% होती है। इसको आप मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, एडवर्स एक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बोन एंड डिस्कलेशन ऑफ द टीथ एंड नॉट फॉर रेनल डायबिटिक इंसिपाइडेंस पेशेंट। डायबिटिक इंसिपाइडेंस का मतलब क्या होगा कि ऐसे पेशेंट जिनके शुगर बढ़ता है और साथ में उनका जो पेशाब एलिमिनेट होता है, मतलब यूरिनेशन की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, उनके लिए ये यूज नहीं किया जाता है। तो सिंपली अगर हम ऐसा कहें कि जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी वाले पेशेंट होते हैं उनको लिए ये यूज नहीं किया जा सकता। एंड गैस्ट्रिक बर्निंग वगैरह, हिपोटोटॉक्सिसिटी, इसका एडवर्स एक्शन है। यूरिन का एंथ्रासिस, टाइफस मतलब जो टाइफाई वगैरह हो गया, कोलरा, कोविड-19, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फार्माकोलॉजी के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में और उसमें यूज होने वाली ड्रग के बारे में।